और दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं टीजीटी हिंदी का और डीएसएसबी में भी वैकेंसी आने वाली है। तो मेरे अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो मैंने अपने प्रिपरेशन के लिए बनाया था, क्योंकि मैं अभी खुद इसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ है हिंदी टीजीटी के पद पे। तो मेरे अपने द्वारा खुद के बनाए हुए नोट्स मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। उम्मीद है ये आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगी। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा विज्ञान में हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदी जो है एक्चुअली फ़ारसी भाषा का शब्द है। हिंदी हमारे एक बार मैंने पेपर दिया था, केवीएस में पूछा था हिंदी जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये क्वेश्चन आता भी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। हिंदी का अर्थ है हिन प्लस द। हिन मतलब होता है हीन और द मतलब दहन, जो हीनता का दहन करे, उसे हिंदी कहते हैं। इसका एक मीनिंग है हित प्लस द। हित प्लस द मतलब हित देने वाला। जो हमारे हित की बात करे उसे कहते हैं हिंदी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष से अधिक पुरानी है। हिंदी भाषा व साहित्य के जानकार अपभ्रंश की उत्तर अवस्था या अंतिम अवस्था को हिंदी मानते हैं। अपभ्रंश की उत्तर अवस्था या अंतिम अवस्था को हिंदी कहते हैं। इसके भी होते हैं पूर्व अपभ्रंश और उत्तर अपभ्रंश। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आता भी है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को क्या कहा है? उन्होंने प्राकृताभास हिंदी कहा है। राहुल संकृत्याय ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृताभास हिंदी कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, और राहुल संकृत्यायन ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। राहुल संकृत्यायन ने पूरे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा, जबकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। उत्तर अपभ्रंश को ही अवहट्ट कहा जाता है। जो उत्तर अपभ्रंश होता है उसका एक अलग नाम है, उसे अवहट्ट भी कहते हैं। हिंदी की शुरुआत अवहट्ट से मानी जाती है। भोलाशंकर व्यास ने ये माना है कि हिंदी की शुरुआत अवहट्ट से होती है। भोलाशंकर व्यास जी का ये मानना है। फिर देखते हैं हम अपभ्रंश के संबंध में देशी शब्द बहुत प्रयोग हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में देसी भाषा कहा है। किसको कहा है? अपभ्रंश को। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जो है हमेशा रिमेम्बर करना। आप चाहो तो अपना नोट्स भी बना सकते हो इससे। अपभ्रंश के संबंध में देसी शब्द बहुत प्रयोग हुआ है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में देसी भाषा कहा है अपभ्रंश को, जिसे जन भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भरत मुनि ने अपभ्रंश को देसी भाषा या जन भाषा कहा है। ये सीधे टॉपिक पूछा जाता है। प्राकृताभास किसने कहा? पुरानी हिंदी किसने कहा? अवहट्ट किसने कहा? देसी भाषा या जन भाषा किसने कहा? ये सब एकदम सेम टू सेम ऐसे ही आते हैं। अपभ्रंश का प्रयोग सबसे पहले पतंजल ने किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पतंजल ने किया है। हिंदी के प्रमुख रूप या शैली क्या होते हैं? एक होता है मानक हिंदी, दूसरा होता है दक्षिणी, तीसरा होता है रक्ता और चौथा होता है उर्दू। आइए हम जानते हैं कि मानक हिंदी क्या होती है। मानक हिंदी किसे कहते हैं? हिंदी की मानवीकृत रूप जिसकी लिपि देवनागरी है, इसमें संस्कृत भाषा के कई शब्द हैं जिन्होंने फारसी और अरबी भाषा के कई शब्दों की जगह ले ली है। इसे ही शुद्ध हिंदी भी कहते हैं। हिंदी में अरबी फारसी भाषा के भी बहुत सारे शब्द हमें मिलते हैं। यह हिंदी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। बुलंदशहर, खुर्जा, पहासू, छतारी, अलीगढ़, रामपुर, मेरठ, दिल्ली, यहाँ बोली मानक हिंदी यहाँ बोली जाती है। अब आते हैं हम दक्षिणी क्या है।
उर्दू हिंदी का वह रूप जो हैदराबाद, दक्षिण भारत तथा बंगाल के आसपास की जगहों में बोला जाता है उसे कहते हैं दक्षिणी। क्या कहते हैं? दक्षिणी। रेख्ता क्या है? उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता है। शायरी में उर्दू का वह रूप जो शायरी में प्रयुक्त होता है उसे रेख्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? रेख्ता कहते हैं। उर्दू हिंदी का वह रूप जो देवनागरी लिपि की जगह फारसी अरबी लिपि में लिखा जाए तो उसे ही उर्दू कहते हैं। मतलब हिंदी का वह रूप जो देवनागरी लिपि में न लिखकर जो है फारसी और अरबी लिपि में लिखा जाए उसे ही उर्दू कहते हैं। हिंदी और उर्दू को मिलाकर बनने वाली भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को माना जाता है। संस्कृत का प्रचार प्रसार बोलकर किया जाता है। संस्कृत का प्रचार प्रसार कैसे किया जाता है? बोलकर किया जाता है। सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा गया प्रथम ग्रंथ जो है ऋग्वेद है, जो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था, जिसे मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मानव उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ क्या है, तो ऋग्वेद है, जो 1500 ईसा पूर्व में लिखा गया था। ईरान का एक पवित्र ग्रंथ जिसे जिंदवेस्ता कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिंदवेस्ता। यह भी एक प्राचीन ग्रंथ है। कहाँ का है? ईरान का है। जैसे हमारे यहाँ का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, वैसे ईरान का प्राचीन ग्रंथ है जिंदवेस्ता। संस्कृत के दो रूप मिलते हैं। एक होता है वैदिक संस्कृत, जिसे कहते हैं प्राचीन संस्कृत। एक होता है उत्तर संस्कृत, जो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक होता है। वैदिक संस्कृत को देववाणी भी कहते हैं। इस संस्कृत का व्याकरण नहीं होता। जो वैदिक संस्कृत होती है इसको देववाणी कहते हैं। कौन सी वाणी? देववाणी कहते हैं, और इसका कोई व्याकरण नहीं होता है। और उत्तर संस्कृत जो होता है, पाणिनि ने इसका व्याकरण लिखा है। उत्तर संस्कृत का जो है व्याकरण पाणिनि ने लिखा है, जबकि वैदिक संस्कृत का कोई व्याकरण हमारे पास मौजूद नहीं है। चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा भी जाता है पेपर में। चारों वेद को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अब आते हैं हम लौकिक संस्कृत जानने की कोशिश करते हैं। लौकिक संस्कृत क्या होता है? जैसे महाभारत ये लौकिक संस्कृत है, ये वैदिक संस्कृत नहीं है, लौकिक संस्कृत है। महाभारत, रामायण, उपनिषद, अरण्य, पुराण और उपपुराण। लौकिक संस्कृत 6 होते हैं। लौकिक संस्कृत कितने होते हैं? 6। महाभारत, जिसका एक नाम है जय संहिता, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। रामायण, उपनिषद को हम वेदांत कहते हैं। अरण्यक, पुराण और उपपुराण। लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का जन्म हुआ। पाली भाषा का जन्म किस संस्कृत से हुआ? लौकिक संस्कृत से। 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व से प्रथम ईस्वी तक पाली भाषा का समय माना जाता है। भारत की प्रथम देसी भाषा या जन भाषा क्या है? पाली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है कि भारत की प्रथम देसी भाषा या जन भाषा क्या है, तो पाली। क्या होता है? पाली। इसे बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। बुद्ध ने अपने जितने भी उपदेश दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं? पाली भाषा में दिए हैं, इसीलिए इसको जो है बौद्धों की भाषा भी कहते हैं। प्राकृत किसे कहते हैं? प्रथम शताब्दी से, इसका टाइम है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। पाली का क्या टाइम था? 500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्रथम ईस्वी तक। और प्राकृत का है प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। इसे प्राकृत को मलेक्षों की भाषा भी कहते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मलेक्षों की भाषा किसे कहते हैं? प्राकृत को। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। प्राकृत को मलेक्षों की भाषा भी कहते हैं तथा इसे जैनों की भाषा भी कहते हैं। पाली को कहते हैं बौद्धों की भाषा और प्राकृत को कहते हैं मलेक्षों की भाषा या जैनों की भाषा। प्राकृत की 5 अवस्थाएं होती हैं। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय है अपभ्रंश भाषा का। इसका अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या गिरी हुई भाषा। अपभ्रंश का अर्थ होता है भ्रष्ट भाषा या फिर गिरी हुई भाषा। भरत मुनि ने इसे देसी या जन भाषा कहा है। मैंने पहले भी बताया है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा है? देसी भाषा या फिर जन भाषा। अपभ्रंश के 7 टोटल 8 अपभ्रंश के देखो कितने रूप होते हैं। सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश,
अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। टोटल 7 होते हैं अपभ्रंश के रूप। मतलब अपभ्रंश कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के। सौरसेनी, खस, ब्राह्मण, पैशाची, मागधी, अर्धमागधी और महाराष्ट्रीय। इन्हीं अपभ्रंश की अवस्थाओं में से हिंदी की 5 उपभाषा व 18 बोलियों का जन्म हुआ है। मतलब इन जो अपभ्रंश की अवस्थाएं हैं, 7 अवस्थाएं, इन्हीं में से हिंदी की 5 उपभाषा और 18 बोलियों का जन्म हुआ। क्वेश्चन पेपर में आता है कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी की बोलियां होती हैं 18 और कितनी उपभाषाएं होती हैं? 5। कितनी होती हैं? 5। हम देखते हैं सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश में आता है पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। ये सौरसेनी अपभ्रंश है। इसके पार्ट होते हैं पश्चिमी हिंदी, गुजराती और राजस्थानी। खस अपभ्रंश का होता है पहाड़ी हिंदी। और अर्धमागधी अपभ्रंश का होता है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश का होता है बंगला, उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी। मागधी अपभ्रंश का होता है बंगला, उड़िया, असमिया और बिहारी हिंदी। सौरसेनी अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, इसके पार्ट होते हैं। इसमें देखो मैंने आपको बताया था 5 उपभाषा होती है ना, उसमें तो 2 तो आ गई सौरसेनी अपभ्रंश में, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। फिर इधर एक पहाड़ी हिंदी, ये भी उपभाषा है। फिर पूर्वी हिंदी, ये चौथा उपभाषा हुआ। फिर एक बिहारी हिंदी, ये जो है 5वां उपभाषा हुआ। देखो पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, सबके आगे हिंदी लगी हुई है। सिर्फ एक राजस्थानी है, जो राजस्थानी हिंदी, इसको भी ऐड करते हैं तो उपभाषा हो जाती हैं 5। ये 5 क्या है? उपभाषा है। पश्चिमी हिंदी में देखो कौन कौन सी भाषा आती है। पश्चिमी हिंदी में आती है बांगरू, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी। कौरवी का एक अन्य नाम है कौरवी का एक अन्य नाम है खड़ी बोली, और एक होता है लैंग्वेज कन्नौजी। पश्चिमी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि पश्चिमी हिंदी के कितने पार्ट्स होते हैं, और ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी नहीं है। तो बांगरू, जिसका अन्य नाम है हरियाणवी, पश्चिमी हिंदी है, बुंदेली, ब्रजभाषा, कौरवी, अन्य नाम है खड़ी बोली, कन्नौजी। इसको इन शॉर्ट में जो है कौरवी को सबसे पहले राहुल शंकरित्याल ने कहा था। खड़ी बोली को कौरवी नाम क्वेश्चन पूछा जाता है। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया है? तो राहुल शंकरित्याल ने। किसने दिया है? राहुल शंकरित्याल ने। इसको याद करने का ट्रिक है बाबू बको कन्नौजी पश्चिम में। बाबू बको कन्नौजी पश्चिम में। ब से बांगरू, बू से बुंदेली, व से ब्रजभाषा, कौ से कौरवी, कन्नौजी तो है ही पश्चिम में। राजस्थानी हिंदी में 4 पार्ट होते हैं। मारवाड़ी जिसे कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, मालवी जिसको कहते हैं दक्षिणी राजस्थानी, जयपुरी को कहते हैं पश्चिमी राजस्थानी, और मेवाती जिसे कहते हैं उत्तरी राजस्थानी। ट्रिक है मामा जमे राजस्थान में। ये राजस्थानी भाषा को याद करने का ट्रिक है मामा जमे राजस्थान में। 4 भाषा होती है राजस्थानी में, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। अब आते हैं पहाड़ी हिंदी जिसे कहते हैं खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी जिसे कहते हैं खस अपभ्रंश। पूर्वी पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश। पहाड़ी हिंदी खस अपभ्रंश। पूर्वी पहाड़ी नेपाली, पूर्वी पहाड़ी को कहते हैं नेपाली। मध्य पहाड़ी को कहते हैं कुमायूनी और गढ़वाली। पहाड़ी में 2 होते हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी। पूर्वी पहाड़ी को नेपाली कहते हैं, मध्य पहाड़ी को कुमायूनी और गढ़वाली कहते हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसका इन शॉर्ट में याद करने का तरीका है अब छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये आते हैं पूर्वी हिंदी में। बिहारी हिंदी में आता है मैथिली, मगही और भोजपुरी। 3 लैंग्वेज आते हैं बिहारी हिंदी में, मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसको याद है मैम भोजपुरी, मैम भोजपुरी, मैं से मैथिली, म से मगही, भोजपुरी तो है। हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। हिंदी में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। अब आते हैं, हम देखते हैं हिंदी के अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। हिंदी में कितनी हैं? अनेक बोलियां या उपभाषाएं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना हुई है। मतलब कुछ बोलियों में बहुत उच्च श्रेणी के साहित्य हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जो है साहित्य की रचना नहीं हुई। ऐसी बोलियों में ब्रजभाषा और अवधी प्रमुख है।
जिनमें जो है उच्च श्रेणी के साहित्य मिलते हैं। ब्रजभाषा और अवधी, यह बोली हिंदी की विविधता है और उनकी शक्ति भी है। वे हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती हैं। हिंदी की बोलियों और उन बोलियों की उपबोलियां हैं। हिंदी की बोलियां और उपबोलियां उनकी उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा है बल्कि इतिहास सभ्यता को समेटे हुए हैं। वरन स्वतंत्रता संग्राम, जन संघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के खिलाफ भी उसका रचना संसार सचेत है। मोटे तौर पर यह भारत की किसी भाषा को हिंदी कहा जा सकता है। अंग्रेजी शासन के पूर्व इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया जाता था, पर वर्तमान काल में सामान्यतः इसका व्यवहार उस विस्तृत भूखंड की भाषा के लिए होता है जो पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, पश्चिम में जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला तथा नेपाल की तराई, पूर्वी में भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक फैली हुई है। हिंदी के मुख्य दो भेद हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, जैसा ऊपर कहा गया है, अपने सीमित भाषा शास्त्रीय अर्थ में हिंदी के दो उपरूप माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं: खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप में मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। इसी के आधार पर आधुनिक हिंदी और उर्दू का रूप खड़ा हुआ है। आइए आगे देखते हैं। बांगरू को जाटू या हरियाणवी भी कहते हैं। बांगरू को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। बांगरू को क्या कहते हैं? जाटू और हरियाणवी भी कहते हैं। यह पंजाब के दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार बांगरू खड़ी बोली का ही एक रूप है जिसमें पंजाबी और राजस्थानी का मिश्रण है। ब्रजभाषा मथुरा के आसपास ब्रजमंडल में बोली जाती है। हिंदी साहित्य के मध्य युग में ब्रजभाषा में उच्च कोटि का काव्य निर्मित हुआ, इसलिए इसे बोली न कहकर आदर पूर्वक भाषा कहा गया है। मध्यकाल में यह बोली संपूर्ण हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य हो गई थी, पर साहित्यिक ब्रज भाषा में ब्रज के ठेठ शब्दों के साथ अन्य प्रांतों के शब्दों और प्रयोगों का भी ग्रहण है। कन्नौजी गंगा के मध्य 2 आब की बोली है। इसके एक ओर ब्रजमंडल है और दूसरी ओर अवधि का क्षेत्र। यह ब्रजभाषा से इतनी मिलती जुलती है कि इसमें रचा गया जो थोड़ा बहुत साहित्य है वह ब्रजभाषा का ही माना जाता है। बुंदेली बुंदेलखंड की उपभाषा है। बुंदेलखंड में ब्रजभाषा के अच्छे कवि हुए हैं जिनकी काव्य भाषा पर बुंदेली का प्रभाव है। पूर्वी हिंदी की 3 शाखाएं हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी अर्धमागधी प्राकृत की परंपरा में है। यह अवध में बोली जाती है। इसके 2 भेद हैं, पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। अवधी को बैसवाड़ी भी कहते हैं। तुलसी के रामचरितमानस में अधिकांशतः पश्चिमी अवधी मिलती है और जायसी के पद्मावत में पूर्वी अवधी बघेलखंड में प्रचलित है। यह अवधी का ही एक दक्षिणी रूप है। छत्तीसगढ़ी पलामू झारखंड की सीमा से लेकर दक्षिण में बस्तर तक और पश्चिम में बघेलखंड की सीमा से उड़ीसा की सीमा तक फैले हुए भूभाग की बोली है। इसमें प्राचीन साहित्य नहीं मिलता। वर्तमान काल में कुछ लोक साहित्य रचा गया है। बिहारी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, भोजपुरी आदि बोलियां आती हैं। यहाँ तक आज हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारे इसके आगे के पार्ट आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आया है। ना समझ में आया तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, हम और उसको अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।